गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री पेपर जो आज आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। यही होता है ना बच्चा। आई क्या है यहाँ पर, आई है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है, वेंट ऑफ फैक्टर है, राइट। चलिए देखिए अब बात करते हैं कि आई का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले दिया हुआ है 1 मोलर यूरिया। 1 मोलर यूरिया मतलब ये क्या है बताओ, यूरिया आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया क्या आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर ये 1 मोलर है इसका मतलब इसके लिए आई का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। दूसरा है 1 मोलर ग्लूकोज, मतलब 1 मोलर ग्लूकोज। तो बताओ इसके लिए भी आई का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए भी आई का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं करता है, यूरिया भी डिसोसिएट नहीं करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 मोलर NaCl। तो 1 मोलर NaCl, बताओ NaCl टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब आपने क्या देखा कि 1 से यहाँ पर भी क्या है, कुछ नहीं है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। मतलब 1 मोलर NaCl आपको 1 और 1 कितना दे दिया, 2 मोलर NaCl। मतलब 2 मोल बन रहे हैं, 1 मोल से कितने बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। तो NaCl के केस में आई का वैल्यू कितना होगा बताओ, इसके लिए आई का वैल्यू हो जाएगा 2। मतलब रेशियो क्या होगा, 1 1 2। मतलब ये आई पे डिपेंड करेगा और आई का आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। यूरिया के लिए, ग्लूकोज के लिए, NaCl के लिए तो क्या होगा 1 1 2। मतलब ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे भी ये सारे ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी चैप्टर वाइज सॉल्व कर रखा है, फिर भी यहाँ पर भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH इक्वल टू 10। ये तो आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया बच्चा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -0.59। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था और चैप्टर के साथ भी हमने वीडियो बनाया हुआ, तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे। आंसर आएगा 0.59 वोल्ट। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास द टाइम पीरियड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टाइम निकालना है, बताइए टाइम कैसे निकालते हो। T इक्वल टू क्या होता है जीरो ऑर्डर के केस में। ऐसे आप ये बताओ K इक्वल टू क्या होता है, K इक्वल टू होता है A0 माइनस AT अपॉन T। ये होता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू 4। किसके लिए बताओ, 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सब ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। यहाँ से T निकालना, तो T को इधर लेके चले जाओ और K को इधर लेके आ जाओ। एम आई राइट। तो T इक्वल टू क्या बनेगा, A0 माइनस AT अपॉन K, राइट। अब कहता है कि 100% कंप्लीशन हो जाता है, मतलब 100% वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर 100% कंप्लीट हो गया बच्चा तो बता दो हमें कि AT का वैल्यू क्या हो जाएगा। 100% खत्म हो गया तो AT का वैल्यू 0, AT का वैल्यू 0 खत्म हो गया ना। अब तो AT मतलब 0, कुछ बचा ही नहीं। और A0 तो 100% ही है, मतलब T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, A0 अपॉन K। ठीक है, तो A0 अपॉन K मतलब A अपॉन K। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है बच्चा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि KMnO4 ऑन हीटिंग रेड हॉट करते हैं उसको, रेड हीट। ऐसे समझो कि KMnO4 को अगर हमने हीट कर दिया, KMnO4 को, ये CBSE नीट बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। KMnO4 को जब आप हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, K2MnO4 प्लस MnO2, ठीक है, प्लस O2 में टूट जाता है। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका पोटासियम परमैग्नेट है, पोटासियम परमैग्नेट है, और ये आपका पोटासियम मैग्नेट है। लिख देता हूं मैं, ये क्या है, पोटासियम परमैग्नेट, परमैग्नेट, और ये क्या है, पोटासियम मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट है ये। ठीक है, और ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी आप लोगों के चैप्टर वाइज रिवीजन क्लास में, मोमोथ क्लास में, है ना।
नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है कोई भी, मान लो हम ले लेते हैं Mn, अगर वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है तो ये क्या कर सकता है बताओ, ये अपनी ऑक्सीडेशन, यही तो इसका +7 जो है यही इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब इसके पास पॉसिबिलिटी क्या बनता है, पॉसिबिलिटी बनता है कि Mn जो +7 में है वो अब किस में आ जाए, Mn +2 में आ जाए, Mn +5 में आ जाए। मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। और जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाए, +7 से +2 +5 खुद रेड्यूस हो गया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रेड्यूस हो जाए, है ना। तो ये Mn +7 हाईएस्ट है। तो क्या एग्जांपल दे सकते हो, KMnO4, याद है आपको KMnO4, जिसमें Mn पे क्या हो जाएगा +7 है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पता ही आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता था ईज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन अल्कोहलिक QH। अल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और एलिमिनेशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री मोर देन द 2 डिग्री मोर देन द 1 डिग्री, ठीक है। मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द 3 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर देख लो, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बल्कि बच्चा अल्कोहलिक QH के केस में। और अगर एक्वस QH दे देता है, एक्वस QH तो एसन रिएक्शन हो जाता है ना। अगर एक्वस दे देता तो एसन, अल्कोहलिक है अल्कोहलिक तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्या कहता है, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये तो पता ही आपको, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं, ये फिनॉल है हमारा, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ बताओ, ब्रोमीन के साथ Br2, और इन द प्रेजेंस ऑफ बताओ किसमें, CCl4, क्लोरोफॉर्म है ना, सॉरी क्लोरोफॉर्म है तो CHCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बनाएगा बताओ यहाँ पर, और टेम्परेचर कम है देखो, तो क्या बनाएगा यहाँ से, फिनॉल ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा, ऑर्थो एंड पैरा वाला कंपाउंड बना लेगा, ठीक है ना बच्चा। तो इस तरह से याद होना चाहिए, ये हो गया। यहाँ पर क्या लगेगा, Br ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो आपको क्या मिलने वाला है, ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर मिलने वाला है। तो क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। क्लियर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, हमने रिएक्शन भी लिख के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन कौन जाता है बच्चा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, बोलोगे सर यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे देखो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव। आपने अल्डोल कंडेंसेशन में कभी भी डबल बॉन्ड वाला एल्डिहाइड लिया था क्या, कभी नहीं लिया था, हमने सिंगल लिया था एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड वाला, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो हाइड्रोजन का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर EN वैल्यू, यहाँ से हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। अल्फा है लेकिन शो नहीं करेगा। दूसरा बी में देखो, बी में क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CHO, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके पास तो नो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये शो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, C वाला पार्ट में C6 कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बना लेते हैं हम, C6 यहाँ पर ये ले लिया, और यहाँ पर C और यहाँ पर HO, दिस इज बताओ ये तो फंक्शनल ग्रुप है। और इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, देखो एक बॉन्ड इधर है, 1 2 3 4, जब 4 बॉन्ड है तो कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी शो नहीं करेगा। डी वाला पार्ट देख लेते हैं, डी में क्या दिया हुआ है, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHO, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर देखो अल्फा कार्बन है, ठीक है सर, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है सर, 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट,
ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये हमने आपको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। C6H5NH2, ये एनिलीन है, क्या ये एनिलीन है। तुम ऐसे ही बना सकते हो, इसको ऐसे ही बना सकते हो। देखो ध्यान से, ये ले लिया हमने बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन ले लिया और यहाँ पर क्या लगा दिया NH2, दिस इज एनिलीन, दिस इज एनिलीन। ठीक है, पता ही आपको 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है और इसकी रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, बताओ, आपको पता है ना किसके साथ, CHCl3 और नेक्स्ट ले लिया हमने अल्कोहलिक KOH। कौन सा रिएक्शन है ये बताओ, ये आपका रिएक्शन होगा कार्बोलामाइन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, कार्बोलामाइन रिएक्शन है, कार्बोलामाइन रिएक्शन है, कार्बोलामाइन रिएक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या बनेगा, ये जो NH2 है ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, NC में, और इधर क्या लगा देना आपको, बेंजीन लगा देना, दिस इज आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर फॉलेसमेन आने लगता है, कार्बोलामाइन रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। साथ में क्या बनेगा, साथ में बन जाएगा यहाँ से 3 बताओ H2O और साथ में क्या बनेगा 3KCl। ठीक है, ये सब बन जाता है, आपको पता ही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ये सब प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मेनली आपको ये याद रखना है कि ये आइसोसाइनाइड बना लेता है, ये NC और ये वाला, ये मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, फॉलेसमेन आने लगता है, दिस इज कार्बोलामाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर है, पूछ लेगा व्हाट इज कार्बोलामाइन रिएक्शन, तो एक एग्जांपल यहाँ पे देना जरूरी है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। आपको पता है विटामिन, विटामिन कौन सा, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। हमने इसको कीड़ा की तरह याद किया है, कीड़ा समझते हो ना, कीड़ा, इंसेक्ट, कीड़ा। तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये सब है फैट सोल्यूबल। ये क्या है, फैट सोल्यूबल है, ये क्या है, फैट सोल्यूबल है। ठीक है, मतलब वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर अगर फैट में सोल्यूबल है तो वाटर क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा वाटर। और जो बच गया जैसे विटामिन C, विटामिन C एंड B एंड C ले लो, कौन सा, B एंड C, विटामिन B एंड C जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, पानी में भाई आप देखो सिट्रिक एसिड पानी में डाल के हम लोग पी लेते, वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब फैट इनसोल्यूबल होता है, फैट इनसोल्यूबल। तो याद रखना ये सब कहानी, क्लियर है, ये याद रखना आ जाता है इस तरह से। ठीक है, चलते हैं सेक्शन बी पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, व्हाट आर अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है, सेक्शन बी में हाउ दे आर रिलेटेड टू प्रोटीन। एमिनो एसिड क्या होता है बच्चा, एमिनो एसिड देखिए क्या होता है, एमिनो एसिड की बात करते हैं। एमिनो एसिड कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप, एक होता है एमिनो ग्रुप NH2, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ठीक है, तो एमिनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज, अब एमिनो एसिड को आप क्लासीफाई कर सकते हो अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड एक्सेट्रा। अब एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड पूछ रहा है, तो ये देखो अल्फा एमिनो एसिड क्या बोलेंगे, इफ एमिनो ग्रुप इज, याद कर लेना पूछा हुआ जेके बॉस में, इफ एमिनो ग्रुप इज अटैच्ड एट अल्फा कार्बन, इज अटैच्ड एट अल्फा कार्बन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है, ये जो कार्बन है इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और ये COOH जो किसकी तरह बिहेव करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, R हो सकता है, मतलब अल्काइल ग्रुप, या हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पर भी R हो सकता है या H हो सकता है। और ये जो NH2 है जिसको एमिनो ग्रुप बोलते हैं, ये अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड का आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे ग्लाइसिन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये एमिनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर। ठीक है, तो ग्लाइसिन एक अल्फा एमिनो एसिड है। एलेनिन, एलेनिन देखो ये COOH फंक्शनल ग्रुप है ना, ये R है, ये H है और ये एमिनो ग्रुप है अल्फा पोजिशन पर। तो ग्लाइसिन और एलेनिन क्या है आपका, अल्फा एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कहता है हाउ दे आर रिलेटेड टू प्रोटीन, तो चलो इसको चेक करते हैं। अब आप देखो सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आपको। क्या लिखोगे,
प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड विच कंटेन्स more than 100 amino acids, more than 100 amino acid having molecular mass greater than 10,000 unit, greater than 10,000 unit। इतना भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ये किस तरह से रिलेटेड है, मतलब प्रोटीन जो है एक पॉलीमर है, किसका? एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड मोनोमर है और प्रोटीन पॉलीमर है एमिनो एसिड्स का। क्लियर है? पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन 10 एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर। तो ये तो छोड़ दो, तुम सिंपली वो वाला लिख देना जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, ये वाला। इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। बाकी हमने पूरा डिस्कस किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस क्या दिया हुआ है यहाँ पर? डिस्कस हॉफमन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए, हॉफमन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, पूरा लिखा हुआ यहाँ पर। क्या कहता है? ओनली 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर्ड हेयर। यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन होता है हॉफमन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फॉर्म्ड अमाइन विल कंटेन 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट अमाइड। ठीक है, उसके बाद इन दिस रिएक्शन amide is treated with Br2 in the presence of a strong basic medium like KOH or NaOH, thus primary amine is formed here। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन है, ये तो आपने करे हैं रिएक्शन, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म भी लिखा है, तो मैकेनिज्म आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, लिख दोगे। अच्छे से वीडियो को पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना और अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाना बच्चा, हॉफमन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग अबाउट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बारे में बताना आपको। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर देन द एन प्रोपेनल। यहाँ पे प्रोपेनल है, अल है, अल मतलब एल्डिहाइड है, ये ई एल नहीं है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में जो एसिटिक एसिड होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। बच्चा जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आए तो समझ जाना वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है और प्रोपेनल में, एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो आप सीधा लिखोगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड formation in the case of acetic acid has higher boiling point than the n-propanol। ठीक है, दूसरा दिया हुआ यहाँ पर, it is weaker than chloroacetic acid and formic acid। it is weaker than, अच्छा एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? कम एसिडिक होता है, वीक होता है। क्यों? किससे? क्लोरोएसिटिक एसिड और फॉर्मिक है। क्योंकि देखो एसिटिक एसिड में CH3COOH होता है, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये जो R है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। लिखते जाना नोट्स, 1000 बार इसको डिस्कस किया जा चुका है आपके वीडियो लेक्चर में। तो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसीलिए एसिटिक एसिड में क्या है? CH3 है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, तो वीकर होगी। कहता है क्लोरो एसिडिक, तो क्लोरो किसको बोलते हैं? Cl, यहाँ पर CH2COOH। तो देखो यहाँ पर Cl है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये ज़्यादा हो जाता है। बात करते हैं फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH। तो यहाँ तो कोई अल्काइल, ना ही अल्काइल है ना ही क्या बोलते हैं माइनस आई वाला ग्रुप है, ना प्लस आई वाला ग्रुप है, तो ये इसकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होगी, है ना, प्लस आई इफेक्ट के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? इसीलिए कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ फिनॉल इज कन्वर्टेड टू पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो बच्चा ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ये कपलिंग रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पर आप एनिलीन लेंगे, सॉरी एनिलीन बोलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट लेंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे फिनॉल से। ठीक है, और फिनॉल से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना लेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और जो क्या होता है, एक ऑरेंज डाई होता है। ठीक
ठीक है। ये कपलिंग रिएक्शन है, कितना बार आया हुआ है आपने कर लेना इसको देख के, ये यहाँ पे सारा नोट्स लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना, ठीक है। और ये आपका पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये पैरा एमिनो, अभी तो पैरा हाइड्रोक्सी पूछा गया, बाय द वे अगर आपसे पूछ ले पैरा एमिनो एजोबेंजीन क्या है, तो यहाँ पर ये वाला रिएक्शन लिखना है। एनिलीन बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट तो लेंगे, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज है डायजोटाइसन रिएक्शन, याद है ना आपको, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कपलिंग रिएक्शन। तो एक बार फिनॉल के साथ, एक बार एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनेगा, और अगर आप फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अगर आप फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल के साथ, तो ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा, ठीक है। एक ऑरेंज डाई और एक येलो डाई का फॉर्मेशन होता है, लिख लोगे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, गिव एनी टू केमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, मतलब एसएन रिएक्शन की कहानी है ना बच्चा यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूशन बाय OH कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय OH। तो रिएक्शन करवा देते हैं CH3 मतलब मिथाइल क्लोराइड की एक्वस QH के साथ। तो OH यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वीक न्यूक्लियोफाइल को भगा देगा, तो अल्कोहल बना लेगा KCl, पता ही आपको। दूसरा आप कर सकते हैं बच्चा यहाँ से सब्स्टिट्यूशन बाय CN, मतलब आप KCN के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो साइनाइड, अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा। तो दो ही पूछ रहे हैं, 2 नंबर का है, कर दोगे, एक OH से और एक मतलब एक एक्वस QH के साथ रिएक्शन देखेंगे आप, और दूसरा किसके साथ लिखेंगे बताइए, दूसरा लिखेंगे आप KCN के साथ रिएक्शन, एक एक्वस QH और दूसरा KCN के साथ रिएक्शन, हो गया, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जांपल। चिलेटिंग लिगेंड्स, ऐसा लिगेंड जो एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जनरली ये बाइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं EN या OX, आता ही आपको। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है और आयन क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसको सेंट्रल मेटल एटम की तरह इसलिए बिहेव किया जाता है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द लिगेंड एंड दस फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर D ब्लॉक एलिमेंट्स को सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ट्रांजिशन इंटरेस्टियल कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल। अब इंटरेस्टियल कंपाउंड्स क्या होता है पता ही आपको, चलो दिखा भी देता हूँ मैं आपको। देखो इंटरेस्टियल कंपाउंड्स D ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म करता है, क्यों, क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होता है, पोर्स होता है, जिसमें स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ये सब आकर के क्या हो जाता है, उसके होल्स में आकर के एक्युमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्टियल कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप, क्या दे सकते हैं, Fe3C, Fe3C दे सकते हैं, ये एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इंटरेस्टियल कंपाउंड का एग्जांपल है। लिख दोगे ना, ये सब बच्चा वाला चीज़ है बच्चा, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट का आता है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मैं बोलते जा रहा हूँ आप समझते जाना। इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नली सो that reaction can be converted, that reactant can be converted into product, that reactant can be converted into product, क्लियर है। उसके बाद कहता है how activation energy is affected by the use of catalyst। बच्चा कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। और कैसे, कैटलिस्ट क्रिएट्स एन अल्टरनेट पाथ, लिखते जाना, कैटलिस्ट क्रिएट्स एन अल्टरनेट पाथ बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन एटसेट्रा with the help of oxygen
इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा कहता है स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ H2O2 फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल। देखो एडवांटेजेस में क्या लिखोगे कि जो H2O2 फ्यूल सेल होता है ये पॉल्यूशन फ्री होता है, ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, नॉइज फ्री होता है, नॉइज क्रिएट नहीं करता है। दूसरी बात, यहाँ पर जब तक आप फ्यूल देते रहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देते रहेंगे, तब तक यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते रहेंगे। ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता रहेगा, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो ड्रिंकेबल वाटर होता है, आप उसको स्पेस में पीने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा है, आपने पढ़ा होगा, आपको सर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरी लॉ एंड देयर लिमिटेशन। हेनरी लॉ क्या कहता है, पता ही होगा आपको। हेनरी लॉ कहता है कि जो P ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यही कहता है ना, ये कहता है आपका हेनरी लॉ। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। मोल फ्रैक्शन को आप सोलेबिलिटी भी बोल सकते हैं, मतलब सोलेबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, और ये आपका सोलेबिलिटी, मोल फ्रैक्शन को सोलेबिलिटी भी बोला जाता है। ठीक है, कहता है स्टेट देयर लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या है सर, आप एक ऐसा गैस को आप वाटर में या सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं करेंगे जो उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाए। मतलब आपको नॉन रिएक्टिव गैस लेना है, इनर्ट गैस टाइप का लेना है जो उसमें रिएक्ट ना करे। जैसे आपने क्या ले लिया, ऑक्सीजन को डिजोल्व करना है, आपको नाइट्रोजन को डिजोल्व करना है जो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा बात, यहाँ पर हाई प्रेशर पर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई करते ये तो पूरा सोलेबल हो जाएगा, उसमें डिजोल्व कर जाएगा, है ना। तो हाई प्रेशर पर हम इसको यूज नहीं करते। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन करना है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ को हमने लिखा है यहाँ पर, क्या होता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख देना कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब मास ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, और W इक्वल टू क्या होता है, ZIT। इसको हमने और भी एलोबरेट किए हैं, तो Z इक्वल टू W इक्वल टू मोलर मास अपॉन N फैक्टर इंटू 1/96500 इंटू I इंटू T। ये अच्छे से लिख लो, ये आपको आना चाहिए। फैराडेज फर्स्ट लॉ कितना बार आया हुआ है क्वेश्चन में, क्लियर है ना बच्चा। देख लो वीडियो को अच्छे से पॉज करके ये उतार लेना अपने कॉपी में। उसके बाद सेकेंड लॉ की बात करते हैं। ये क्या कहता है, ही स्टेटेड दैट व्हेन इलेक्ट्रोड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज then the mass of the cation deposited or liberated is directly proportional to their equivalent weight। इक्विवेलेंट वेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका डायग्राम बनाया हुआ है, टाइम सेम रहेगा क्योंकि कनेक्ट सीरीज में किया गया है, इसको सीरीज में कनेक्शन की गई है। टी क्या है हमारा, हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर ये आपको एलोबरेट कर लेना है, ये वाला फॉर्मूला। वेट ऑफ सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द किसके, ये वाला याद कर सकते हो, या आप यहाँ पे आ जाओ, इसको छोड़ दो, ये केमिकल इक्विवेलेंट की बात है। वेट ऑफ द सिल्वर डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सिल्वर। या आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि वेट ऑफ द कॉपर डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कॉपर। यहाँ से प्रूव कर लेना है। क्लियर है, कर लोगे, यहाँ से देख लो, पूरे अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया है बच्चा। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज आरएनएस इक्वेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। आरएनएस इक्वेशन तो पता ही आपको, K इक्वल टू A.E⁻⁻ दिस इज आरएनएस इक्वेशन। कहता है इसका इंपॉर्टेंस बताइए। तो हम इससे क्या पता करते हैं, पहला इट इज यूज्ड, इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी।
क्या निकालते हैं यहाँ से, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर। दूसरा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन पता करते हैं, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर। लिख लेना अच्छे से तुम, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर। पता ही आपको, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, आर बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि के बढ़ जाता है। समझ में आया। तो यहाँ पे ये देता है कि रिलेशन बिटवीन इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द टेम्परेचर। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी। लिख लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, गिव इट्स कॉज। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जब आप लेंथेनाइड सीरीज में मूव करते हैं। कहाँ पर, इन लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड, ठीक है, सीरीज। जब आप लेंथेनाइड सीरीज में मूव करते हैं, कहाँ से कहाँ तक बताओ, लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक होता है, लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ होता है बताओ। सीरियम टू लुटेशियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58, लुटेशियम का 71, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 14 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 4f ऑर्बिटल। क्या आता है, 4f ऑर्बिटल आता है। तो जब आप सीरियम टू लुटेशियम मूव करते हो, तो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल की शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर होती है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको न्यूक्लियस क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लिया, क्योंकि 4f ऑर्बिटल की शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर होती है। खींच लेगा तो साइज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइज कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड क्यों नाम दिया, क्योंकि ये सीरियम टू लुटेशियम के बीच में हो रहा है, 4f की वजह से हो रहा है। और अगर यहीं पर 5f की बीच में आ जाए, 5f की वजह से हो, तो इसको एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है, कर लोगे ना, आता है ना। काउज क्या है, काउज यही है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, डिस्क्राइब द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर थ्योरी क्या होता है, चलो दिखाता हूं मैं आपको। देखो, वर्नर थ्योरी की बात कर रहा है, तो वर्नर थ्योरी में क्या होता है बच्चा, आपने पढ़ा होगा। वर्नर थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम के पास, CMA के पास, कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को ही क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं इसको। सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। उसके बाद देखो, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ये क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। राइट, समझ में आ रहा है ना, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होगा, लिख लेना। उसके बाद ऑक्सीडेशन, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया जाता है, और इसको सॉलिड लाइन से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या देता है, सेकेंडरी वैलेंसी आपको ज्योमेट्री देता है। क्या देता है, ज्योमेट्री की बात करता है, ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड देता है ये। और यहाँ पर ये ज्योमेट्री की बात नहीं करता है, लिख लोगे ना। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताता है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं, आयोनाइजेबल होता है, डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया जाता है, और ज्योमेट्री की बात ये नहीं करता है, लिख लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई हेलो एरिन्स आर मच लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। देखो, जो हेलो अल्केन होता है, क्या होता है बच्चा, हेलो अल्केन मतलब RX, ये एसन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, लेकिन जो ARX है, ये एसन रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है सर, क्योंकि आपने पढ़ा है ना सर कि यहाँ पर क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है बताओ, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर ले लो X और ये तो R ही है सर। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर इधर देगा, ये रेजोनेंस होकर तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से X का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
एक्स का निकलना मुश्किल हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक्स को भगाएगा, एक्स को बाहर करेगा। एक्स बाहर हो ही नहीं पाता क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही रहता है, यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पर नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं, तो सिंगल बॉन्ड आराम से एक्स बाहर हो जाता है। कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH या CN- ये इसके ऊपर अटैक कर देता है R के ऊपर और एक्स को भगा देता है, तो ये शो करता है एसिड रिएक्शन। लिख लोगे ना? ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26, हाउ फिनॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसको देखना, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से आपको किस में जाना है? फिनॉल में जाना है। ठीक है, तो ये फिनॉल हमने बना लिया, यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर OH। तो ये डॉज मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? डॉज मेथड से। डॉज मेथड, डॉज मेथड क्या होता है बच्चा? यहाँ पर आप डाल दो NaOH, NaOH, और यहाँ पर क्या लेते हैं? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो अपने आप फिनॉल बना लेगा। ठीक है, दूसरा होता है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, तो यहाँ पर आप वार्म वाटर डाल दो। क्या डाल दो? वार्म वाटर, H2O, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा? फिनॉल में कन्वर्ट कर लेगा। राइट, कर लोगे, बना लोगे यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को फिनॉल में कन्वर्ट कर लेगा। राइट बच्चा? ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि इसी फिनॉल की रिएक्शन करवानी किसके साथ? CHCl3 और NaOH। तो बताओ क्या बनाएगा? ये आपका रायमंड-टायमंड रिएक्शन है। कौन सा है? रायमंड-टायमंड रिएक्शन है ना, ये रायमंड-टायमंड। तो क्या बनता है यहाँ से? बेंजीन तो लगेगा ही। ओहो, ये क्या बन रहा है? बेंजीन बना दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चा, और यहाँ पर क्या लगा दिया? OH मतलब फिनॉल, और यहाँ पर CHO, मतलब ये क्या बनाता है हमारा? सैलिसल डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। रायमंड-टायमंड रिएक्शन है, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है। और ये आपने अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया तो क्या बनेगा पता है आपको? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? सल्फोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सल्फोनेशन, सल्फोनेशन हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा SO3H+, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, और ये फिनॉल के साथ क्या जुड़ जाएगा? यहाँ से SO3H जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH, और ये जुड़ेगा पैरा पोजिशन पर, यहाँ पर SO3H जुड़ेगा, तो ये बना लेगा 1 2 3 4 पैरा हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी बोल सकते हो। 4 हाइड्रोक्सी, इसको आप OH बोलेंगे, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये बना देगा। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा। सर पैरा पे क्यों नहीं जुड़ा? पैरा पे इतना ज़्यादा भारी ग्रुप को जोड़ोगे तो इसके बीच में एस्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो ये पैरा पे नहीं जुड़ेगा, ऑर्थो पे ही जुड़ेगा। क्लियर है ना? क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज डायजोटाइजेशन, गिव इट्स मैकेनिज्म। तो प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम डायजोटाइजेशन बोलते हैं। मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। ठीक है, ये सारे प्रोसेस है, आपको लिखा हुआ है नोट्स में, देख लीजिए। ये रिएक्शन आपने पढ़ा ही होगा। क्लियर है? कर लोगे, नोट्स देख लो, अच्छे से मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ये आपको सब 2 स्टेप में होता है, स्टेप 1 स्टेप 2। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, दैट इज जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इस तरह से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड स्टेप में होता है अटैकिंग ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, किसके ऊपर? एनिलीन के ऊपर, एनिलीन के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर अटैकिंग करवाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस होता है। लिख लोगे, देख लो वीडियो को, अच्छे से पॉज कर लेना और खुद बना लेना। ऑलरेडी ये सब पढ़े हो तो इतना ज़्यादा अभी हम डेप्थ में समझाने नहीं, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, आप खुद कर सकते हो। ये तो बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। RNA और DNA में क्या अंतर? तो यहाँ पर RNA लिखा हुआ है, ये DNA और RNA। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए स्टैंड होता है, RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट कंटेन्स पैरा D 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर और इट कंटेन्स बीटा D राइबोस शुगर। ठीक है, ये यहाँ पर 2 पोजीशन पर OH होगा, यहाँ पे 2 पोजीशन पर सिर्फ H होगा। डीऑक्सी मतलब यहाँ पर 2 पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं होगा, सिर्फ H होगा। क्लियर है? बना लोगे, यहाँ से देख लो। ठीक है, उसके बाद इट कंटेन्स या इट हैज़ डीऑक्सीराइबोस शुगर
फॉस्फेट ग्रुप एंड 4 डिफरेंट बेसिस लाइक AgCt। यहाँ पर AgCu होता है, ठीक है। पेयरिंग होता है AT और Cg के बीच में, यहाँ होता है AU और Cg के बीच में, ठीक है। ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सब लिख लोगे। इट डुप्लीकेट इटसेल्फ, ठीक है, इट कैन नॉट डुप्लीकेट इटसेल्फ, ठीक है, लिख दोगे, देख लो स्क्रीन, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है बच्चा, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हाउ इट इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में। देखो ये 5 नंबर का है, आई का ये तो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, पढ़ा होगा आपने। उसके बाद डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1 होता है, और किसके लिए, फॉर डिसोसिएशन। और अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो लेस देन 1 होता है, किसके लिए, फॉर एसोसिएशन, लिख लोगे इस तरह से। और इसका और भी जो डेरिवेशन है वो भी आप करेंगे, ये तो मैं शॉर्टकट आपको समझा रहा हूँ, नोट्स आपने जरूर बनाया होगा, है ना, और आप आराम से कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, उसी का दूसरा है, ये कह रहा है डिफाइन टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड सो दैट द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट गेट स्टॉप्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, हाउ इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मास, बताओ। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, ठीक है, ये कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, वो तो डिफाइन कर ही लोगे। पाई इक्वल टू क्या होता है, ये C क्या है, N/V, और RT के जगह पर R/T लगा दो, तो पाई इक्वल टू क्या होगा बताओ, N को इलोबरेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1/V इंटू R/T, और हमें निकालना है मोलर मास। क्या निकालना है, मोलर मास, तो M को इधर लेके चले जाओ, तो M इक्वल टू क्या होगा, W/पाई इंटू 1/V इंटू R/T, राइट, क्लियर है, कर लोगे। उसी में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है 200 सेंटीमीटर ऑफ ये दिया हुआ है, ये प्रोटीन दिया हुआ 1.26 ग्राम, तो इसी फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, इसी फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, मोलर मास निकल जाएगा आपको। द ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है 300 सब कुछ, तो क्या होगा बताओ, यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से निकालता मैं, कैसे करोगे, यहाँ पर W कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1.26 ग्राम, निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, मैं वैल्यू पुट कर दूँ, मैं वैल्यू पुट कर दूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, M निकाल लो, क्या हो, W कितना है 1.26 डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 1/V कितना होगा 200 ml है ना, तो उसको 0.2 लीटर बना लो, ठीक है, लीटर में चाहिए, इंटू R का वैल्यू 0.08 इंटू टेम्परेचर कितना लोगे 300। इस तरह से सॉल्व करोगे तो M का वैल्यू आ जाएगा 61039 ग्राम पर मोल के आसपास आ जाएगा, तो 61039 ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला था, उसी के ऊपर ये सारा वैल्यू हमने इस फॉर्मूला के ऊपर पुट किया है, भर दिया, फिल कर दिया, निकल गया आंसर से, ठीक है, कर लोगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है, व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। कोरोजन क्या होता है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कोरोजन, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन और डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल विच इट रिएक्ट्स विथ एयर एंड वाटर एंड फॉर्म्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक, या इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एन ऑक्साइड ओवर इटसेल्फ, ठीक है। कोरोजन का एग्जाम्पल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, टैनिशिंग ऑफ सिल्वर, उसके बाद डेवलपिंग ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये क्या है कोरोजन के एग्जाम्पल, जिसमें से हमें पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं स्टेप 1 ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन होता है, यहाँ पर टेक्स प्लेस, Fe जो सॉलिड होता है वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है 0.44 वोल्ट, जिसको आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो माइनस लगा देना है,
-0.44, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.44 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप करेगा, हमें रिडक्शन चाहिए तो माइनस लगा दिया, क्लियर। उसके बाद आता है स्टेप 2, रिडक्शन एट कैथोड, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। तो एज वी नो दैट, ये सब पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना, ये सब आपने 1000 बार करे हो, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर लेना। यहाँ पर आता है 1.23 वोल्ट। अब आपको नेट सेल रिएक्शन भी लिखना है, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा नेट 1.67 वोल्ट। ये इसका यहाँ तक आपको मेंशन करना है, यहाँ तक आपको मेंशन करना है, कर लोगे। वीडियो देख लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स जरूर बना लेना बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ कैन नस्ट इक्वेशन कैन बी अप्लाइड कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी सेल रिएक्शन। कोई भी सेल रिएक्शन दिया हुआ है, उसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये देखो कि नस्ट इक्वेशन होता क्या है, ये हमने पूरे अच्छे से लिखा हुआ नस्ट इक्वेशन। डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। और हम थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे डेल्टा जी नोट का वैल्यू पुट कर दिया, आर टी डेल्टा एन क्यू, ठीक है। इस तरह से हमने डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस एन एफ, ये सब देख लो, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से कैलकुलेट करने से ये वाला इक्वेशन आ गया आपके पास। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू, ठीक है। लॉग क्यू है, क्यू क्या है? रिएक्शन क्वोशिएंट। क्यू क्या है? रिएक्शन क्वोशिएंट। हमें कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमें आगे जाना पड़ेगा, मतलब रिलेशन बिटवीन ई नोट ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। तो एट इक्विलिब्रियम क्यू क्या हो जाता है? के बराबर हो जाता है, ठीक है। और डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है। जब डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो गया तो माइनस एन एफ ई सेल 0 हो गया, मतलब एन एफ ई सेल 0 हो गया, तो मतलब ई सेल की वैल्यू 0 है, तभी तो होगा वैल्यू, क्योंकि एन की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकता है, एफ का वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकता, तो ई सेल को 0 होना पड़ेगा। मतलब ये जो ई सेल है, ये जो ई सेल है यहाँ पर, इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ई सेल की वैल्यू 0, ई नोट सेल का वैल्यू ये, क्यू के जगह पर क्या रख दिया हमने? क्यू के जगह पर के रख दिया, और यहाँ से ई नोट सेल इक्वल टू आ गया 0.06 अपॉन एन लॉग के। ये वाला यहाँ तक आपको एक्सप्रेस करना है, यहाँ तक एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और के क्या है? क्यू ही है, दोनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम ही होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप खुद कर सकते हैं, रामर-टाइमन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, रोजेनमुंड रिएक्शंस कर सकते हो ना आराम से, ये तो आता ही आता है। चलो ये वाला मैं करके दिखाता हूं, ये सारे रिएक्शंस, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। मतलब एसिटिक एसिड क्या लेंगे? CH3COOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे? ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। मतलब पी लिख देते हैं फास्फोरस के लिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आप फास्फोरस लिख देना। क्या होगा? इस रिएक्शन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? देखो, हॉलार्ड, ऐसे ही कुछ नाम है, हेल वोलार्ड है, VOLHARD, वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? HVZ रिएक्शन बोलते हैं, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है? ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ आप जब रिएक्शन करेंगे तो Br2 लेंगे ना बच्चा, Br2 लेंगे। क्या होगा? यहां देखो, एक ब्रोमीन इस अल्फा कार्बन पे आके अटैच होगा। अल्फा कार्बन, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से एक H और एक Br निकल जाएगा, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और यहाँ से एक Br, तो ये HBr बना के बाहर निकल जाएगा और एक Br वहीं चिपक जाएगा। तो क्या बनाएगा? CH2 बचेगा, और यहाँ क्या जुड़ेगा? Br, यहाँ आ जाएगा COOH। क्लियर है? ये प्रोडक्ट बनेगा। कर लोगे ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवा दिया मिथेनॉल से, CH3OH, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो H2SO4 यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये क्या करेगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। ये क्या करेगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। तो अल्कोहल देता है H और ये देगा OH। क्लियर है? तो यहाँ से वाटर क्या हो गया बच्चा? रिमूव हो गया, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। क्लियर है ना बच्चा? देखते जाना।
तो क्या बनेगा, एक तो प्रोडक्ट आपको वाटर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा यहाँ से बताओ, यहाँ क्या बच गया बताओ, यहाँ तक क्या बच गया, CH3 डबल बॉन्ड O, आगे क्या बच गया, यहाँ से O CH3, तो OCH3, मतलब ये एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर। मतलब ये रिएक्शन क्या, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। क्या है, क्या कौन सा रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, बच्चा वाला चीज है। आपको पता है ना, एसिड और अल्कोहल जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, एस्टर प्लस वाटर बनाता है ना। दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और इसका नाम क्या है, मिथाइल एसीटेट। क्या बना लेता है, मिथाइल एसीटेट बना लेता है, मिथाइल एसीटेट बना लेता है। क्लियर है ना, लिख लोगे, मिथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ SOCl2। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी सर, SOCl2 के साथ। तो यहाँ पर एक Cl दे दो, यहाँ पर SO दे दो, यहाँ पर Cl दे दो, ठीक है। और इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दो। कैसे, ये HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये HCl बाहर निकल गया, साथ में क्या निकला बताओ, ये इधर देखो, इधर ये SO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या निकल गया, SO2 बाहर निकल गया। बच क्या गया, पता चला आपको, ये वाला पार्ट बच गया यहाँ से। तो क्या बच गया, CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। क्लियर है, और क्या लग जाएगा इसके साथ, Cl लग जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, मतलब एसिड हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड बन जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। तो बताओ, ये एसिड है, ये एसिड है, और एसिड की अगर आप स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करवाते हो, क्या करवाते हो, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, तो क्या बनाता है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना कार्बन है उतना ही कार्बन का अल्कोहल, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन का अल्कोहल बना देना, CH3CH2OH, मतलब इथेनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चा, इथेनॉल बना लेगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। फिर वही क्वेश्चन है, HBZ रिएक्शन है, एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। कौन सा फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, कोई भी फॉस्फोरस, ठीक है। दूसरा क्या ले लिया हमने, क्लोरीन ले लिया। तो कौन सा रिएक्शन होगा ये, HBZ रिएक्शन होगा। वही अभी तो समझ आया था, नाम अल्ट्रासाइज का, हेल्वोलोज-जेलेंस्की रिएक्शन है ना। तो एक क्लोरीन को क्या करो, यहाँ पे चिपका दो, यहाँ से एक H बाहर जाएगा तो HCl बाहर हो जाएगा, तो HCl बाहर हो गया, राइट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ CH2 बच गया, यहाँ COOH, और इसके साथ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, एक Cl वहाँ, एक Cl यहाँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कर लोगे ना बच्चा, अल्फा कार्बन पे जोड़ना, अल्फा कार्बन, बीटा पे नहीं। सपोज दैट एक और दे दिया आपको, चलो देखो, जैसे आपको दे दिया CH3CH2COOH, और यहाँ पर दे दिया आपको Cl2, और दूसरा दे दिया आपको क्या बताओ, रेड फॉस्फोरस। बताओ क्या बनाओगे, तो अपन, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, हमको मतलब किससे, अल्फा से, तो अल्फा पे ही लगाना। तो क्या बना लेगा बताओ, ये प्रोडक्ट बना लेगा। CH3 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ बचेगा CH अल्फा, इसको देखो, यहाँ CH बचेगा, और यहाँ कौन जुड़ेगा, Cl, और यहाँ पर COOH, और साथ में क्या बना लेगा, HCl। तो अल्फा से आपको क्या निकालना है, अल्फा कार्बन से निकालना है हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा, बीटा से नहीं, ठीक है ना, अल्फा से। क्लियर हो गया। तो इसको करना बच्चा, हमने इसको एक्सप्रेस करें। तो इतना बार आपने टेस्ट दे दिया तो क्या बताना बच्चा, ये सब तो आता ही होगा आपको, ठीक है ना। चलिए, ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई करते रहे।